हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लाइमेटोलॉजी में आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की परतें देखने से पहले देखते हैं आखिर ये वायुमंडल या एटमॉस्फेयर होता क्या है, ज़रूरी क्यों है, इसका कंपोजिशन का भी सही होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली बात, पृथ्वी की चारों ओर जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उनके जो समूह होता है उस सारी गैसों के समूह को हम मिला करके एटमॉस्फेयर या वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी क्यों है। मरकरी आपने नाम सुना होगा, जो सूर्य के सबसे करीब जो हमारा ग्रह है या प्लेनेट है जिसे कहते हैं, उसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो उससे क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएंस देखने को मिलता है। जैसे दिन में उसका टेम्परेचर हो जाता है 480 डिग्री, रात में टेम्परेचर हो जाता है -120 डिग्री। तो ये जो 600 डिग्री का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर में कई ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों से जो हीट या ऊष्मा जो मिलती है उन्हें मतलब कैप्चर करके रखती हैं, यानी रोक करके रखती हैं अपना किसी भी ग्रह के आसपास में। तो उससे उसका एक सूटेबल वातावरण या टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे कि मतलब जैसे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी सही प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी है। अब जैसे वीनस ग्रह है, वीनस प्लैनेट में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि उसमें वो हीट जितनी भी आती है दिन के समय में वो इतनी ज़्यादा कैप्चर हो जाती है कि रात में भी उसका तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। मतलब ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा तापमान किसका रहता है, वीनस का रहता है, इसलिए उसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। जबकि मरकरी सबसे करीब है, होना उसको चाहिए, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट होता कौन सा है, वीनस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इतना है तो उसकी जो हीट है वो एस्केप नहीं हो पाती रात के समय में भी, है ना। तो अब देखते हैं कि अर्थ के लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी हैं, या अर्थ की वायुमंडल की परतें कौन सी हैं। तो 5 परतें पाई जाती हैं। ये पृथ्वी है, ये मैंने लिखा है अर्थ, और ये इसकी आउटर सरफेस है। ठीक है, सबसे बाहरी सतह है ये। तो 5 परतों का पहले नाम ध्यान रख लेते हैं। वो होती हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है। तो पहले ये ध्यान रखिए कितनी परतें होती हैं, 5 परत होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो अब स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे एक एक परतों को अपन देखेंगे, उसकी क्या विशेषता है वो कितने किलोमीटर अपनी अर्थ सरफेस से ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली लेयर का, इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। हिंदी में इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए ये पाई जाती है पृथ्वी की जो सतह है उससे वहाँ से लेके 15 किलोमीटर तक। ठीक है, मतलब 0 से लेके 15 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। अब इसके बारे में विशेषता क्या है तो पहली विशेषता देखिए जो लिखी हुई है, ऑल वेदर रिलेटेड कंडीशंस। ऑल वेदर रिलेटेड कंडीशंस आर मतलब आर प्रिवेलिंग हियर। इसका मतलब क्या है, जितनी भी जो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं सब यहीं पे होती हैं। अब मौसम संबंधी घटनाएं मतलब बादल का बनना, बारिश होना, तूफान, चक्रवात, बर्फबारी, ये सारी सारी की सारी घटनाएं, सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। पहली लेयर ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ऑल वेदर रिलेटेड कंडीशंस प्रिवेल्स हियर। ठीक है, जेट स्ट्रीम को बाद में देखेंगे। और उसके बाद देखते हैं कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट भी वेदर का ही पार्ट है। कन्वेक्शनल करंट भी वेदर का ही पार्ट है, मतलब जो समुद्र से पानी गर्म होकर जो ऊपर उठता है वो सारा भी इसी का पार्ट है, वो भी यहीं पे ही होता है। नॉर्मल लैप्स रेट, ये ध्यान रखना होगा। नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तो उसका तापमान कम होता जाता है ना। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तापमान कम होता जाता है, इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, और वो क्या होता है, हर 165 सेंटीमीटर हर 165 मीटर ऊपर उठने पर तापमान कितना कम हो जाता है, 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है।
ठीक है। हर 165 मीटर ऊपर उठने पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। अब इसका असर समझिए क्या होता है। मैदानी इलाकों में जब तापमान होता है 35 डिग्री 38 डिग्री, उसी समय नॉर्मल लैप्स रेट के कारण माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वहाँ पे तापमान रहता है माइनस में, ठीक है, -2-3। वो क्यों होता है? माइनस लैप्स रेट की वजह से ही होता है। उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर समथिंग, 8848 मीटर। तो उससे अंदाज़ा लगा लिए, अंदाज़ा लगाइए, हर 165 मीटर में 1 डिग्री कम होगा तो उतनी हाइट पे माइनस में चले जाता है तापमान, ठीक है। जब मैदानी इलाकों में 40-42 डिग्री रहता है, 40-42 डिग्रीज। क्योंकि सारी वेदर रिलेटेड जो कंडीशंस है, सारे की सारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, वो इसी मंडल में होती हैं, इसलिए यहाँ पर वायुयान का उड़ना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जो जितने भी कॉमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो कौन से लेयर में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। सारे के सारे जो कॉमर्शियल प्लेन्स हैं वो भी स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर यहाँ से स्टार्ट होके उड़ के यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। लोअर स्ट्रेटोस्फियर में सारे के सारे कॉमर्शियल प्लेन यहाँ पे उड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हेलीकॉप्टर वो ट्रोपोस्फियर में ही रहता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर उतने ऊपर नहीं जा पाता, वो ट्रोपोस्फियर में ही रहता है। तो क्या क्या बातें हमने ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल के बारे में ध्यान रखी? सारे के सारे मौसम संबंधी घटनाएं, ऑल वेदर रिलेटेड कंडीशंस, कन्वेक्शनल करंट, नॉर्मल लैप्स रेट, और इसकी हाइट हमने देखी 0 से 15 किलोमीटर तक, ठीक है। और एक जेट स्ट्रीम जो अपर ट्रोपोस्फियर है उसमें एक जेट स्ट्रीम, ये एक हवा का नाम है, जेट स्ट्रीम। जब हम विंड्स पढ़ेंगे आगे क्लाइमेटोलॉजी में, हमको विंड्स भी पढ़ना है, टाइप ऑफ विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स, प्लानिटरी विंड्स, विंड्स कितने प्रकार की होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, उनकी दिशाएं क्या होती हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा जेट स्ट्रीम क्या होता है। अभी बस ये ध्यान रखिएगा, जेट स्ट्रीम भी अपर ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभमंडल में ही उड़ती है, ठीक है, फ्लो करती है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली लेयर जिसका नाम था ट्रोपोस्फियर। अब 15 से लेके 50 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो सेकेंड लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। समताप मंडल, जैसे नाम से ही क्लियर है, समताप मंडल। समताप मंडल मतलब समान ताप, समान ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्ट्रेटोस्फियर का जो बेसिक फीचर है वो यही है, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे तापमान बदलता नहीं है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए तापमान यहाँ पे कम होता है, जैसे यहाँ पे तापमान कम हो रहा है, जैसे ग्राफ में अपन देखें यहाँ पे तापमान क्या है, कम हो रहा है, यहाँ पे तापमान ऐसे ऐसे ये कम हो रहा है, ग्राफ में देखेंगे। और यहाँ पे तापमान एक सीधी लाइन में हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान कम होता ही नहीं है, मतलब जितना ट्रोपोस्फियर में कम हो गया उसके बाद वो सिमिलर ही रहता है, ठीक है। तो बेसिक फीचर इसका कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद एयरक्राफ्ट फ्लाइंग जोन, मतलब मैंने बता दिया है एयरक्राफ्ट सारे यहीं पे उड़ते हैं। और इसकी जो अपर लेयर होती है, अपर स्ट्रेटोस्फियर में अपर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर, ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें है, यूवी किरण है, उसे रोकती है, उससे हमको सुरक्षा प्रदान करती है। तो उससे जिससे क्या कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी हैं और भी जो उसके कॉम्प्लिकेशंस है उससे हमको बचाती हैं ओजोन से, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर इज फाउंड हियर, और इस रेंज कितनी है? 35 से 50 किलोमीटर तक, मतलब अपर ट्रोपोस्फियर में ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ठीक है। और ओजोन छिद्र जो थे, ओजोन होल, वो 2 ओजोन होल दिखे थे, और दोनों कहाँ दिखे थे? अंटार्कटिका में दिखे थे, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे बेसिक पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, ओजोन लेयर भी पाई जाती है, और एयरक्राफ्ट यहाँ पे उड़ते हैं, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं 50 किलोमीटर तक। अब आती है हमारी तीसरी लेयर जिसका नाम है मीजोस्फीयर।
मीजोस्फीयर का रेंज क्या है, 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, ये कोल्डेस्ट जोन है मतलब कोल्डेस्ट लेयर है, और इसमें सबसे जो न्यूनतम तापमान है वो कितना हो जाता है, जैसा कि लिखा हुआ है -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे एक ग्राफ था, कम होते होते टेम्परेचर कम हुआ, उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे हुआ स्ट्रेट लाइन, फिर सबसे कम यहाँ पे ये सबसे कम हो जाता है मीजोस्फीयर में सबसे कम हो जाता है टेम्परेचर। तो इसके बारे में इतना ही पॉइंट है कि कोल्डेस्ट जोन है और -100 डिग्रीज का लोवेस्ट टेम्परेचर यहाँ तक चला जाता है। अब जो चौथी लेयर है, फोर्थ लेयर, ये 80 से लेके 640 किलोमीटर्स तक है, इसका नाम है आइनोस्फीयर। क्या नाम है, आइनोस्फीयर। अब आइनोस्फीयर से क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले कम हुआ, कम होते 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 गया, फिर नॉर्मल मतलब कांस्टेंट रहा, फिर सबसे कम हो गया, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव तरंगे, रेडियो वेव्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑरोरा बोरियालिस, ये सब क्या है, ये सब मतलब सूर्य से आने वाली जो वेव्स हैं उनके अलग अलग नाम है। अगर नॉर्थ पोल में देखते हैं तो अगर दिखती है वो रेस तो उन्हें ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और अगर साउथ पोल यानी ऑस्ट्रेलिया के पास दिखती है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस बोलते हैं, जिसे हम सोलार सिस्टम में एस्ट्रोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और ऑरोरा बोरियालिस ये दो किरणें कहाँ पे दिखती हैं, आइनोस्फीयर में मिलती हैं। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस स्फीयर, मतलब यहाँ पे रेडियो वेव, जितनी भी रेडियो तरंगें सब यहाँ से टकरा कर ही अर्थ से उठती हैं, सारी किरणें यहाँ से उठती हैं और आइनोस्फीयर से ही टकरा के वापस आ जाती हैं। यहाँ पे इनके रिसीविंग यहाँ से रिले सेंटर रहता है, यहाँ से टकरा करके वापस हो जाती हैं। तो यहीं पे ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी यहाँ पे लगाई जाती हैं, तो पोलर सैटेलाइट्स भी लगाई जाती हैं, और इसके साथ ही लिखिएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी इसी लेयर में ही लगाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, रेडियो वेव्स मिलती हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यहीं पे ही फिट की जाती हैं, मतलब स्थापित की जाती हैं। पोलर सैटेलाइट्स जो मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल घूमती हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी एक टाइप की पोलर सैटेलाइट्स होती हैं। और ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी लेयर में फाउंड होता है, मतलब इसी रेंज के बीच में ही होता है। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे स्थापित है, 400 किलोमीटर्स हाइट पे स्थापित है पृथ्वी से, इसीलिए इसे कहा गया कि ISS भी आइनोस्फीयर में ही है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, बोरियालिस, पोलर सैटेलाइट, ISS और कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो ये था आइनोस्फीयर के बारे में। इसके बाद हो जाता है एक्सोस्फीयर। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब इसको कहा जाए कि 640 किलोमीटर से, वैसे तो 10,000 किलोमीटर तक होता है, उसके बाद फिर डीप स्पेस चालू हो जाता है, ठीक है, डीप स्पेस। तो ये ग्राफ अगर देखें तो यहाँ पे फिर ये टेम्परेचर बढ़ते ही जाता है, फिर इसकी कोई अंत नहीं है, ये बढ़ते ही जाता है। तो 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक हमारी जो फिफ्थ लेयर है वो एक्सोस्फीयर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर डीप स्पेस। तो एक बार टेम्परेचर का भी ग्राफ देखें आप, कम हुआ टेम्परेचर, कांस्टेंट हुआ, एकदम लोवेस्ट हुआ, फिर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये एक टेम्परेचर का भी ग्राफ है, ये भी मतलब मेन सेंसर राइटिंग में भी आपको बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखेंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जितने भी डिटेल पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखेंगे। और एक्सोस्फीयर के बारे में एक बार बताओ, यहाँ पे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे स्थापित की जाती है। क्यों, क्योंकि उनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर पे वो स्थापित की जाती है, इसलिए कह सकते हैं कि वो एक्सोस्फीयर में स्थापित होती है। तो यहाँ लिख देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहाँ पे स्थापित होती हैं, एक्सोस्फीयर में, लेकिन पोलर सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो आइनोस्फीयर में स्थापित होती है, ठीक है। ISS भी यहीं पे, रेडियो वेव्स भी वहीं से स्थापित, ठीक।
तो ये था हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने गेन की। तो कितने लेयर्स हमने देखे? 5 लेयर देखे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। एक बात ध्यान रखिएगा, कई कई जगह क्या होता है कि लेयर्स को 4 लेयर्स बताया जाता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। मतलब इन दोनों लेयर्स को मिला के एक थर्मोस्फियर बोला जाता है। थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आयनोस्फियर से ही हमने देखा तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मीजोस्फियर में सबसे कम होता है और आयनोस्फियर से तापमान कॉन्स्टेंटली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लगातार बढ़ता है, इसीलिए इन दोनों को मिला करके थर्मोस्फियर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर वैसा देखेंगे तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के अंदर 2 भी आप लिख सकते हैं, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स के बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर कंप्लीट, उसके बारे में हमने जानकारी देखी। आप एक बार कंप्लीट पूरा देख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़िएगा, ये इसको ऐसे ही नोट कीजिएगा, एक अर्थ का फोटो बनाइएगा अलग अलग लेयर्स के बारे में। वहीं पे ही पॉइंट्स बना के नोट कर लीजिएगा। और ये टेम्परेचर का ग्राफ, तो ये 2 चीज़ आप इसमें नोट करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें अपन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। उसके बाद अर्थ का जो ऊष्मा बजट होता है, सोलार बजट, इसके बारे में आगे वाले डिटेल मतलब वीडियोस में अपन डिटेल में कंप्लीट करते हुए क्लाइमेटोलॉजी को भी 5 से 6 3 से 4 वीडियो लगभग में ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जियोलॉजी, फिर कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।